बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर में अर्थशास्त्र का चैप्टर है। अर्थशास्त्र का चैप्टर, इसमें पिछले पीरियड में आपको बता दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अंतर्गत पहला भाग में कृषि के बारे में आपको समझा दिया गया था अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और आज उसी के अगली कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अंतर्गत आज हम लोग जिस चैप्टर को समझेंगे उस चैप्टर का नाम है भाग 2 में उद्योग एवं सेवाएं। उद्योग और सेवाओं के बारे में आज के चैप्टर में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं उस चैप्टर की ओर। भाग 2 में उद्योग एवं सेवाएं। उद्योग स्वतंत्रता से पहले एक धीमी गति से चल रही थी। उस समय अधिकांश ये देखा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकांश जनसंख्या, या कहा जाए कि 80% जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे और उनका मुख्य जो व्यवसाय होता था वो कृषि होता था। और उस कृषि व्यवसाय में संलग्न होकर उनको रोजगार की प्राप्ति या जीविकोपार्जन का साधन मिलता था। धीरे धीरे कृषि से हटकर एक आधुनिकता की दौर या स्वतंत्रता के बाद 1950-51 से लेकर 2009-10 की स्थिति में देखते हैं तो उद्योग में काफी विस्तार हुआ। और सबसे पहले इसमें छोटे कुटीर उद्योग से शुरुआत किया गया, लघु उद्योग से शुरुआत किया गया और उसी लघु कुटीर उद्योग से बड़े उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग की भी शुरुआत होने लगा और लोगों को इसमें रोजगार और उत्पादन अधिक मिलने लगा। तो आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर विभिन्न पॉइंट में लिखा हुआ है और उद्योग से संबंधित है और सेवा से संबंधित है। इस प्रकार से इस उद्योग के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बातों को समझते जाएंगे। तो आज इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग आज समझ लेते हैं। इसे समझने के बाद में फिर पूर्ण जानकारी हो जाएगा कि उद्योग आज कितनी जरूरत है, ये हम समझ सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है संचार एवं उसके साधन। उद्योग के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण बातों के लिए संचार और उसके साधन। संचार का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना या किसी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना, और पहुंचाने का जो तरीका होता है और उस तरीका के अंतर्गत विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न साधनों के माध्यम से हम उस वस्तु की जानकारी, उस उत्पाद की जानकारी हम ग्राहकों तक या देश विदेश तक के पहुंचाने का काम आसानी से कर सकते हैं। और इस संचार साधन के अंतर्गत है रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब संचार के साधन है। इसके माध्यम से कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु उसको आसानी से
एक दूसरे तक के इसको बताया जा सकता है या सूचना दिया जा सकता है। तो सबसे पहले कोई भी उद्योग से संबंधित जब हम बात करते हैं तो संचार और उसके साधन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा जो आता है बैंकिंग एवं बीमा। बैंकिंग एवं बीमा कोई भी उद्योग के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। बड़े उद्योग की स्थापना के लिए, छोटे उद्योग की स्थापना के लिए एक पूंजी की जरूरत पड़ती है और ये कई प्रकार के वित्तीय संस्थाएं हैं या बैंकिंग के माध्यम से है, इसको पूर्ण किया जाता है। बैंक से ऋण प्राप्त होता है और उस ऋण प्राप्त करने के बाद में अपने उद्योग की शुरुआत करना या उसका विस्तार करना, विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थाएं हैं और उस वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बैंकिंग, इसके साथ में जुड़ा हुआ है बीमा भी जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार के उत्पादन अगर होता है या कोई भी वस्तु का निर्माण जब होता है तो बीमा भी जरूरी होता है। उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उस उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के ले जाने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं हो जाती है और आग लग सकती है। ऐसे कई प्रकार की दुर्घटना या चोरी हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए उन उद्योगों के द्वारा या व्यापारी के द्वारा या एक उत्पादक के द्वारा बीमा करा लिया जाता है। एक निश्चित प्रीमियम के आधार पर उस वस्तु की, उस उत्पाद की बीमा हो जाती है और अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उस बीमा कंपनी के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक उद्योग के लिए, एक उत्पादन के लिए बैंकिंग जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बीमा भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से एक उद्योग की स्थापना में ये भी बैंकिंग और बीमा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में फिर तीसरा जो है इंटरनेट। इंटरनेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक के कोई भी जानकारी है उसको भेजना। आज देखा जा रहा है तो पूरा नेट का जाल फैला हुआ है और उस नेट के जाल के आधार पर हम कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की बातें या कोई भी ऑर्डर या कोई भी माल मंगाना, ये सारी बातों को हम इस नेट या मोबाइल या कंप्यूटर एक मोबाइल से भी जुड़ा हुआ है और उससे हम बातचीत कर सकते हैं या कोई भी मैसेज भेज सकते हैं या कोई भी ऑर्डर हम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें समय और धन का बचत हो जाता है। तो आज नेट का जाल इतना फैला हुआ है कि आसानी से एक देश से दूसरे देश के माल को या वस्तु को आसानी से हम मंगा सकते हैं, उसके ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये भी उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, वो है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि ये ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत उत्पादन जो साधन होते थे उनका प्रयोग करने से उत्पादन में कमी आती थी। परंपरागत जैसे हल के द्वारा बुआई करना या सामान्य जो मजदूर के द्वारा कार्य कराना, लेकिन आज मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हार्वेस्टर, थ्रेशर, ट्रैक्टर और कई प्रकार के ऐसे निदाई, कुड़ाई, बिजाई, रोपाई, सारे चीज के लिए आज मशीन उपलब्ध हो गए हैं और मशीनों के द्वारा ही कोई भी वस्तु का भी उत्पादन हो रहा है। तो मशीनी युग के कारण आज
देखा जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो रहा है और वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन होने के कारण ये देखा जा रहा है कि ग्राहकों को कम कीमत में और एक अच्छी गुणवत्ता की वस्तु भी प्राप्त होते जा रही है। तो परंपरागत साधन को छोड़कर जब मशीनी युग में प्रवेश हुआ है आज आधुनिक दौर में, तब से उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। बड़े पैमाने के जो उद्योग स्थापित हुए हैं, तो इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। पांचवा जो होता है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब ये होता है कि कोई भी कच्चा माल है, उस कच्चे माल को उद्योगों या कारखानों में ले जाकर एक उपयोग की वस्तु बनाना। कोई भी कच्चा माल है, जैसे कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क को एक उत्पादन के माध्यम से हम उसको कोई भी इस्पात बना सकते हैं, भारी भरकम मशीन बना सकते हैं और कई प्रकार के औजार बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कच्चे माल, खनिज पदार्थ या कृषि जनित कच्चे माल, जैसे कपास है, कपास से सूती कपड़े से संबंधित होता है, और जूट है, जूट से कालीन वगैरह है, दरी वगैरह बनाना। तो ऐसे कच्चे माल के द्वारा एक उत्पादित या उपयोग की वस्तु बनाना, ये भी उद्योग से संबंधित है। तो विनिर्माण भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है उद्योगों के लिए। इसके बाद में आ जाते हैं भंडारण। भंडारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस उत्पाद, उस वस्तु को सुरक्षित रखना। भंडारण एक ऐसी व्यवस्था है जो भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि बाढ़ है, तूफान है, ऐसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसमें खाद्यान्न की पूर्ति आसानी से किया जा सकता है जब उसका एक सुरक्षित ढंग से भंडारण किया जाए। तब अगर भंडारण अच्छे से अगर नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ है या वो उत्पाद है या वो वस्तुएं ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े या चूहे से या इल्लियों से ये उत्पाद या ये वस्तुएं नष्ट हो सकती है या खराब हो सकती। तो इसको एक भंडारण सरकार एक लंबे समय के लिए उसको भंडारण करके रखती है ताकि वो वस्तु, वो माल, वो उत्पाद खराब मत हो। ये भंडारण की प्रक्रिया है जिसके कारण भविष्य में लोगों को एक पर्याप्त मात्रा में वो उत्पाद, वो माल भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये भंडारण की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसके बाद में आ जाता है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ये होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है मानव और पशुओं के लिए, उस जो खाद्य पदार्थ को प्रसंस्कृत करके, या कहा जाए कि उसको एक अच्छे ढंग से उत्पादन करना, या एक अच्छे तरीके से उत्पादन करके, या एक कच्चा माल है उसको खाद्य पदार्थ में उसको शामिल कर लेना, ये खाद्य प्रसंस्करण, ताकि मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए वो पर्याप्त मात्रा में काम आ सके। जैसे कि कोई भी फसल है, फसल से संबंधित या मांस जो होता है, ये खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है।
तो खाद्य प्रसंस्करण भी एक महत्वपूर्ण उद्योगों के अंतर्गत कार्य करता है। इसके बाद में आ जाते हैं अब सेवाएं जो हैं, ये उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताया। अब उसके बाद में इसी का सामुदायिक सेवाएं, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उद्योग एवं सेवाएं, उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात जो बताया। इसके बाद में सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं आ जाता है इसमें देखिए, सामुदायिक सेवाएं, निजी सेवाएं, वैश्विक सेवाएं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले सामुदायिक सेवाएं पर चलते हैं। सामुदायिक सेवाएं मतलब सरकार के द्वारा जो संचालित सेवाएं होती है, लोगों के लिए सरकार उपलब्ध कराती है और सरकार का प्राथमिकता रहता है लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, और सार्वजनिक स्तर पर उसको समय समय पर उपलब्ध कराते रहती है। इसको सामुदायिक सेवाएं कहा जाता है। जैसे कि सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत जो आता है वो है शासकीय अस्पताल, शासकीय स्कूल है, विद्यालय जो है, और सड़कें हैं, सार्वजनिक पार्क है, रेलवे है। ऐसे जितने भी सामुदायिक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध होती है, सरकार इसका संचालन करती है, सरकार के द्वारा संचालित होता है और लोगों के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और उस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं इसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो सरकार, कोई भी सरकार बनती है तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि इस प्रकार के सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके बाद में आ जाता है फिर निजी सेवाएं। निजी सेवाओं के अंतर्गत एक व्यक्तिगत या एक निजी कंपनी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, या इसका जो संचालन जो होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। जैसे कि कोई भी निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, और प्राइवेट स्कूल है, और प्राइवेट जो वायुयान, ये सभी निजी कंपनी के द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा इसकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। सरकार के अलावा निजी क्षेत्र इसका संचालन करती है और निजी क्षेत्र इन पर लागत लगाती है और लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराते रहती है। इसके बाद में आइए चलते हैं वैश्विक सेवाएं। वैश्विक सेवाएं मतलब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश तक के सेवाएं जो संचार व्यवस्था के माध्यम से या कंप्यूटराइज या कंप्यूटर के माध्यम से उसको संचालित किया जाता है। एक देश के माल दूसरे देश तक के उसको जानकारी देना या वहां से जानकारी प्राप्त करना, यहाँ के जो कंप्यूटर है वहाँ के कंप्यूटर पर सूचना देना। तो इस प्रकार से जो लेन देन होता है वैश्विक स्तर पर, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़े रहना और विभिन्न जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वहाँ की वस्तु का आदान प्रदान होना, ये वैश्विक सेवाएं कहलाती हैं। इसके बाद में फिर स्थायी संपदा। स्थायी संपदा जो होता है ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है या राष्ट्र की संपत्ति होती है, और उस राष्ट्र की संपत्ति इसलिए होती है क्योंकि उस पर आधिपत्य या उस पर कब्जा या उसका संचालन केंद्रीय सरकार या उस देश के या उस राष्ट्र के अंतर्गत होता है। कोई भी निजी व्यक्ति, निजी कंपनी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
तो स्थायी संपदा के अंतर्गत जैसे कि भूमि है, वन है और सड़कें, भवन, ऐसे कि स्थायी संपदा है जिस पर आधिपत्य एक राष्ट्र का होता है और उसका उपयोग राष्ट्र के द्वारा ही किया जाता है या उनकी अनुमति के बिना वहां पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या वहां पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। ये स्थायी संपदा भी इस उद्योग का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसके बाद में आ जाता है अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। आज देखा जा रहा है तो सूचना प्रौद्योगिकी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट ऐसे संचार के साधन आज उपलब्ध हो रहे हैं। एक देश से दूसरे देश के साथ में आसानी से लेन देन और वहाँ के जितने भी सूचना है उसको प्राप्त किया जा रहा है। तो एक देश की कंप्यूटर दूसरे देश के कंप्यूटर में वो सूचना का आदान प्रदान होते रहता है इंटरनेट के माध्यम से। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक लेन देन एक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक देश से दूसरे देश के साथ में या जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो देश हैं उस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ जाते हैं। इसमें समय और धन का भी बचत हो जाता है। तो इस प्रकार से आज महत्वपूर्ण बिंदु या चैप्टर पर आज यहाँ पर आपको समझाया गया उद्योग और सेवाओं के संबंध में। इसके बाद में एक छोटा सा महत्वपूर्ण और जो बात है वो है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है स्वतंत्रता के पूर्व से संचालित हुई और लघु कुटीर उद्योग से चलते चलते एक बड़े उद्योग के रूप में परिणित हुई और इसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि अर्थव्यवस्था या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति इस आधारभूत उद्योग से ही शुरू हुई। जैसे कि बिजली वगैरह है, खनिज वगैरह है और लौह अयस्क है। ये धीरे धीरे बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देने लगी और बड़े मशीनों तक के इस आधारभूत उद्योग से शुरू होकर उसके साथ साथ ये बड़े पैमाने के उद्योग तक के इसका संचालन होता गया और एक बड़े औद्योगिकरण और एक रोजगार और एक बड़े उत्पादन ये आधारभूत उद्योग के कारण ही देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से उद्योग से संबंधित आज महत्वपूर्ण बात आपके सामने बताया गया, जिसको ध्यान में रखना है और जानकारी भी हमको रखना है इस पॉइंट के संबंध में। अगली जो महत्वपूर्ण इसी उद्योग से संबंधित और आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अगले पीरियड में आपके सामने बताया जाएगा। धन्यवाद।